हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम रिवेंज में। हमारा टॉपिक चला था मौर्य वंश, और मौर्य वंश में हमने जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट जो राजा थे उनके बारे में हमने पढ़ लिया था। और हमारे एग्जाम की दृष्टि से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट राजा कौन है, तो वो है सबसे पहले जो मौर्य वंश की स्थापना करने वाले राजा कौन थे, तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। किनकी सहायता से, तो चाणक्य की सहायता से। उसके जो दूसरे जो हमारे इम्पोर्टेंट जो राजा है वो कौन से, बिंदुसार, जो किनके पुत्र थे, तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य के। और जो अंतिम जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से जो एग्जाम में जिनके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और जिनके शिलालेख सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो वो कौन राजा है, तो वो थे सम्राट अशोक। ठीक है फ्रेंड्स, ये तीन राजा हमारे एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। आप चाहे किसी की एग्जाम की तैयारी करे हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की, चाहे थर्ड ग्रेड की, इन तीन राजाओं के बारे में ही एग्जाम में पूछा जाता है। और उसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि जो मौर्य वंश के जो अंतिम जो शासक थे वो कौन थे, वो थे बृहदत्त, जिनको मारकर उनके जो सेनापति थे उनको मारकर उन्होंने शुंग वंश की स्थापना कर ली थी। और कब उनको मारा था, तो 185 ईसा पूर्व में। ठीक है, अब हम आज जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं मौर्य वंश का प्रशासनिक व्यवस्था। ठीक है, मौर्य वंश की जो प्रशासनिक व्यवस्था वो किस प्रकार से थी, तो चलिए फिर इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो भारत का जो पहला केंद्रीय प्रशासन प्रणाली थी, ठीक है, भारत की जो पहली जो केंद्रीय प्रशासन जो प्रणाली थी वो कौन थी, तो वो थी मौर्य प्रशासन, मौर्य व्यवस्था। ठीक है, मौर्य काल जो था वो भारत की पहली केंद्रीय प्रशासन प्रणाली थी फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है। और उसमें कहा गया है कि जो सम्राट है, सम्राट या राजा है, वही क्या है, सर्वोपरि है। सम्राट या राजा को ही क्या बताया है, सर्वोपरि बताया है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, उसको क्या बताया है, सर्वोपरि। मतलब जो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, जिसका राज्य ही चलेगा, जिसकी आदेश के अनुसार ही कार्य होगा, तो वो कौन होगा, तो वो होगा सम्राट या उस शासक, वहाँ का जो शासक है वो वहाँ का राजा। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो चाणक्य था वो चाणक्य की सहायता से ही चंद्रगुप्त मौर्य राजा बने थे। और चाणक्य कुछ बातें कहते हैं, उनके अनुसार दी गई कुछ परिभाषा है वो देख लीजिए, हमारे एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, कभी कभार एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले जो राजा धर्म प्रवर्तक कहा है, राजा को क्या कहा है चाणक्य ने कहा है कि जो राजा है वही धर्म प्रवर्तक है। ठीक है, अब और उसने कहा है, चाणक्य ने कहा है कि राजा कानून बनाने वाला है। अब जो भी कानून राजा बनाएगा उस कानून को मानना ही मानना है। ठीक है, चाणक्य ऐसा कहता है कि जो राजा ने जो कह दिया, राजा ने जो कानून बना लिया, वही कानून माना जाएगा, वही हमेशा सर्वोपरि होगा। और जो चाणक्य क्या कहता है कि जो राजा की जो आज्ञा है, जो वहाँ के जो शासक की आज्ञा है, सम्राट की आज्ञा है, वही सर्वोपरि है। और उसकी आज्ञा को प्रजा को मानना ही मानना है, वही उसका धर्म है। ठीक है, अब इसके बाद जो चाणक्य है वो चाणक्य एक बात और यहाँ पे कहते हैं, वो कहते हैं कि जो प्रजा का सुख ही राजा का सुख है। ठीक है, प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है और प्रजा के कल्याण में ही राजा का कल्याण है। यहाँ पे जो चाणक्य है वो एक प्रकार से प्रजा के सुख को महत्व देते हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि पहले तो चाणक्य ने राजा को सर्वोपरि बताया और फिर उसके बाद में उसने प्रजा के सुख को महत्व दिया। इस प्रकार से जो चाणक्य थे वो दोनों बातों को मानते थे। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि एक मैगस्थनीज जो सीरिया से आया था। ठीक है, उस समय में वहाँ जो मैगस्थनीज था उसने एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का क्या नाम था फ्रेंड्स, तो उस पुस्तक का नाम था इंडिका, जो हमारी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। और उसमें बताया है कि जो चंद्रगुप्त जो मौर्य था उसके जो चारों तरफ जो रक्षक थे वो सैनिक थे, वो पुरुष ना होके वो सारी क्या थी, महिलाएं थी। ठीक है, एक तरीके से हम कहें तो जो महिलाएं बॉडीगार्ड से वो क्या रहता था, पूरे समय वो घिरा रहता था। अब जब महिला बॉडीगार्ड है तो फिर उस व्यक्ति को क्या कोई मार सकता है, तो कोई नहीं मार सकता है। तो इस प्रकार से जो मैगस्थनीज है, जो भारत का पहला राजदूत कहाँ से आया था, तो वो आया था सीरिया से। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है। तो वो कहता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो महिला रक्षक से हमेशा घिरा हुआ रहता था। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं कि एक अमात्य और सचिव, ये एक पोस्ट थी एक तरीके से उस समय में, अगर हम आज की समय में कहें तो एक तरीके से मंत्री।
ठीक है। अब कहते हैं कि जो इस पोस्ट के लिए, इस मंत्री, इस पद के लिए, जो महामाती या इसको सचिव भी कह सकते हैं, इस पद के लिए उस समय में एक परीक्षा होती थी। जैसे कि हम हमारी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करते हैं, सेकंड ग्रेड की तैयारी करते हैं, हम कोई भी एग्ज़ाम की क्वालिफिकेशन के लिए एग्ज़ाम की तैयारी करनी होती है, कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए, एक नौकरी के लिए क्या करते हैं, हम एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। तो वैसे ही ये भी क्या है, एक नौकरी थी और इसके लिए एक परीक्षा होती थी और उस परीक्षा के अनुसार ही उसको उस पद के लिए रखा जाता था। और उस परीक्षा का क्या नाम था, तो उसका नाम था उपदा। ये हमारी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है और इसको आपको रट्टा मार देना है, उपदा। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो इंडियन हिस्ट्री है ये पूरी क्या है, एक तरीके से रट्टा ही आप इसको मार सकते हो, इसको आप याद नहीं कर सकते, क्योंकि जब रट्टा मारोगे तभी आपको इसको याद रहेगा, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे नाम आते हैं जो आपको याद नहीं रहते हैं। ठीक है, इसलिए आपको इसको क्या करना है, रट्टा मारना है। ठीक है, और इसको आपको एक के बाद एक कंटिन्यूटी के साथ याद करना है। आपको बीच में जब आप किसी को याद करते हो तो क्या होता है, उस कंटिन्यूटी छूट जाती है और वो आपको याद नहीं होता है। इसलिए आपको उसके टाइमिंग पीरियड के अनुसार, उसको उस समय सीमा के अनुसार, समय काल के अनुसार उसको आपको पढ़ना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलिए हम देखते हैं कि जो मंत्री या मंत्री परिषद, ये हमने अमात्य सचिव के बारे में देख लिया कि इसके लिए हमको एक परीक्षा पास करनी होती थी जिसका क्या नाम था, उपदा। ठीक है, जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर आपने याद नहीं किया तो आपके 2 नंबर कट जाएंगे, इसलिए आप इसको याद कर लेना। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं जो मंत्री या मंत्री परिषद, इसको एक प्रकार से हम कह सकते हैं कैबिनेट। ठीक है, इसमें 3 से 4 सदस्य अधिकतम होते थे और वो 3 और 4 सदस्य कौन थे, तो चलिए फिर इसके बारे में हम देखते हैं एक के बाद एक। तो सबसे पहले युवराज। अब फ्रेंड्स, युवराज का नाम आते ही हमको दिमाग में आ जाता है कि राजा का बेटा। अब उस समय में हम देखते हैं कि राजा के तो कई सैकड़ों बच्चे होते थे। अब बिंदुसार को ही ले लो, उसमें उसके 101 पुत्र थे और 16 रानियां थी। तो क्या सारे ही युवराज थे, तो नहीं, युवराज वही होता था जो राजा की मृत्यु के बाद दूसरा राजा बनने वाला होता था। उस जो राज्य का राजा बनेगा वही युवराज होगा। ठीक है, इस बात को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि युवराज राजा के सारे पुत्र ना होकर वह एक व्यक्ति होगा जो राजा की मृत्यु के बाद दूसरा राजा बनेगा उस राज्य का। ठीक है फ्रेंड्स, सबको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले जो वो मंत्री परिषद थी, वो मंत्री थी, उसमें सबसे पहला व्यक्ति कौन होता था, तो वो होता था युवराज, राजा का बेटा। फिर उसके बाद प्रधानमंत्री। ऑफ कोर्स जब राजा के बाद हम जो दूसरा पद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आता है तो वो कौन सा आता है, तो या पुरोहित और मंत्री प्रधानमंत्री, यही पद आता है। ठीक है, फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जो सेनापति। अब राजा जो राज्य किनके बेस पे जीता था, वो युद्ध वगैरह किस बेस पे जीता था, तो वो बिल्कुल वो सेना के बेस पर ही जीतता था। जो सेना का जो अध्यक्ष था उसको क्या कहते थे, तो उसको कहते थे सेनापति। तो इसलिए ये भी क्या हो जाता है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए फिर मंत्री परिषद में सेनापति भी आता था। फिर आता था पुरोहित। अब हमने पहले भी हमने पढ़ा था कि जो पुरोहित होता था वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों माना जाता था, तो क्योंकि हम देखते हैं कि जो पहले के जो राजा थे वो पुरोहित की बातों पे ज़्यादा मानते थे। उन पुरोहित ने कह दिया इससे इस समय पे आप युद्ध करोगे तब हार जाओगे, तो एक तरीके से वो क्या कहता था, वो राजा को जो भी उस पुरोहित जो बात कहता था वो क्या होता था, वही वो राजा मानता था। पुरोहित क्या होते थे, ब्राह्मण होते थे, और ब्राह्मणों का उस समय में क्या, देवताओं का एक तरीके से जो जमीन पे जो देवता के रूप में जो माना जाता था वो कौन थे, वो तो ब्राह्मण। तो एक तरीके से जो ब्राह्मण जो पुरोहित होते थे उनकी बातों को हमेशा राजा मानता था, क्योंकि उनको शिक्षा देने का कार्य भी कौन करता था, पुरोहित ही करता था उस समय में। ठीक है, फिर उसमें हम देखते हैं कि जो सन्निधाता को एक तरीके से हम इसको कह दें कोषाध्यक्ष। ठीक है, अब पैसे, जब हमको युद्ध करना है, जब किसी राज्य को जीतना है, उसके लिए हमको सेना की ज़रूरत होती थी। और सेना क्या ऐसे ही उनसे लड़ लेगी, नहीं, उनके लिए उनको हथियार वगैरह की ज़रूरत होगी। और हथियार वगैरह ज़रूरत कैसे उसकी पूर्ति होगी, तो वो पूर्ति होगी पैसों से। ठीक है, और जो उस सबका जो लेखा जोखा करता था वो कौन करता था, तो वो करता था सन्निधाता, कोषाध्यक्ष, वो ये कार्य करता था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फिर अब इससे आगे हम देखते हैं। अब हम देखते हैं कि तीर्थ।
हमने मंत्री परिषद में देख लिया, उसमें अधिकतम 4 या 5 व्यक्ति होते थे। इसको हम आज की भाषा में कह दे तो आधुनिक मंत्रीगण या कैबिनेट भी कह सकते हैं इसको। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है इसमें 5 व्यक्ति कौन कौन होते थे, तो इसको आपको रट्टा मार देना, उसको एकदम दिमाग में इसको क्लियर कर देना कि सबसे पहले युवराज, फिर प्रधानमंत्री, फिर उसके बाद में सेनापति, पुरोहित और सन्निधाता, ये 5 व्यक्ति होते थे। ठीक है, फिर विभाग। अब आज के समय में विभाग कहते हैं, लेकिन उस समय में तीर्थ कहते थे। अब जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग, तो इसको हम क्या कहते हैं, विभाग कहते हैं। तो उस समय में क्या कहते थे, इनको तीर्थ कहा जाता था। और जो उच्च स्तर के जो कर्मचारी होते थे उनको क्या कहते थे, तो इनको कहते थे महापात्र। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है कि जो उच्च स्तर के जो कर्मचारी होते थे उनको कहते थे महापात्र। और जो आज के समय में जिनको हम विभाग जो शब्द यूज़ करते हैं, उस समय में विभाग शब्द के लिए कौन सा शब्द यूज़ किया जाता था, तो यूज़ किया जाता था तीर्थ। अब तीर्थ उस हम आज के समय में गंगा जी जाके आ जाए या ये सब 5 धामों की यात्रा कर ले तो वो तीर्थ होता है, लेकिन उस समय में तीर्थ का मतलब होता था विभाग। ठीक है, अब आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो ये तीर्थ थे उस समय में जो विभाग थे वो विभाग कितने थे, तो वो थे 18। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो वेतन कि कोई भी व्यक्ति आज के समय में भी हमारे जो सैनिक काम कर रहे हैं तो उनको वेतन देना होता है। वो भले चाहे देश की सेवा ही कर रहे हो, देश के लिए कार्य कर रहे हो, लेकिन उनकी भी तो फैमिली है, उनके भी तो बीवी बच्चे हैं, तो उनके लिए भी तो उनकी माँ बाप है, उनके लिए तो फिर उनका जो गुजारा करने के लिए उनको पैसों की ज़रूरत होगी। तो फिर उस समय में भी क्या था, उनको वेतन दिया जाता था, जैसे कि आज के समय में वेतन दिया जाता है। तो उस समय में फिर कहते हैं कि वेतन किस प्रकार से दिया जाता था, तो वो नकद के रूप में या फिर पर्ण के रूप में दिया जाता था। अब कहते हैं कि पर्ण क्या होते हैं, तो पर्ण होते हैं चांदी के सिक्के। ठीक है फ्रेंड्स, क्या होते हैं पर्ण, चांदी के सिक्के। उस समय में पर्ण चलते थे जिनको चांदी के सिक्के होते थे वो। अब किस पोस्ट का व्यक्ति को कितनी सैलरी मिलती थी, कितना वेतन मिलता था, उसके बारे में देखिए। तो सबसे पहले जो मंत्री हैं उनको कितने मिलते थे, तो इनको मिलते थे 48,000 पर्ण। ठीक है फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे जो मंत्री देखी उसमें जो उच्च स्तर के जो कर्मचारी थे उनको कितनी सैलरी मिलती थी, तो इनको मिलती थी 48,000 पर्ण। ठीक है, फिर जो मंत्री परिषद थे उनको कितनी सैलरी मिलती थी, कितना वेतन मिलता था, तो इनको मिलता था 12,000 पर्ण। ठीक है फ्रेंड्स, फिर विभागाध्यक्ष, अब कोई भी अध्यक्ष है जो जैसे कि उस समय में तीर्थ के जो अध्यक्ष होते थे, जैसे कि जो शिक्षा विभाग है उसका अध्यक्ष हो गया, चिकित्सा विभाग है उसका अध्यक्ष हो गया, तो उसको कितने मिलते थे, तो उसको मिलते थे 1,000 पर्ण, मतलब 1,000 चांदी के सिक्के। ठीक है, इस प्रकार से हम उसको कह सकते हैं। फिर हम देखते जो लेखपाल था, जो सारा लेखे का कार्य करता था, कितना कर आया, कितना कर गया, कितना टैक्स आया, तो इस समय जो एक तरीके से लिखने का जो कार्य करता था उसको कितना मिलता था, तो उसको ज़्यादा नहीं मिलता था, 400 पर्ण उसको वेतन दिया जाता था। और जो सैनिक थे उनको कितना दिया जाता था, तो उनको दिया जाता था 500 पर्ण। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो प्रधानमंत्री व पुरोहित, अब हमारे जो राजा हुए चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, उनके समय में कौन प्रधानमंत्री व कौन पुरोहित रहा, तो एक बार उनके बारे में भी अब एक बार देख लेते हैं। अब ये पद क्या थे, राजा के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट जो पद थे, जिनके लिए जो राज्य के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण जो पद थे वो कौन से पद होते थे, तो वो होते थे प्रधानमंत्री का पद और पुरोहित का पद। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो चाणक्य था, चाणक्य की सहायता से ही चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानन को हराकर, नंद वंश को हराकर उसने मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है, हमने हमारी पिछली कक्षा में पढ़ा। तो फिर उस समय में जो चंद्रगुप्त मौर्य था, उस समय में जो प्रधानमंत्री वो पुरोहित कौन था, तो बिल्कुल जो चाणक्य ही था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में प्रधानमंत्री भी चाणक्य था और पुरोहित भी चाणक्य था, क्योंकि हम देखते हैं कि जो चाणक्य था वो क्या था,
वो गुरु थे कहाँ के, तक्षशिला के। ठीक है, तक्षशिला जो एक महान विश्वविद्यालय हुआ है जो वर्तमान में कहाँ पे स्थित है, तो ये स्थित है पाकिस्तान में। ठीक है, तो उस समय में जो चाणक्य थे वो चाणक्य प्रधानमंत्री व पुरोहित दोनों ही रहे थे। किसके समय काल में, तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में हम देखते हैं जो बिंदुसार है उसके समय में कुछ समय तक तो प्रधानमंत्री रहे थे चाणक्य, लेकिन उसके बाद में कहते हैं कि जो दूसरे जो मंत्री वगैरह थे उनके द्वारा कुछ उनके बीच में कुछ लड़ाइयाँ करवा दी गई और उसके बाद जो चाणक्य है वो छोड़ के राज्य को छोड़कर चले जाते हैं। और कहते हैं कि जो बिंदुसार थे वो चाणक्य को अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार मानते थे, इसलिए वो बिंदुसार थे वो चाणक्य को ज़्यादा पसंद नहीं करते थे और इसलिए वो जो चाणक्य है वो उनका राज्य छोड़कर चले जाते हैं। कुछ समय तक वो प्रधानमंत्री के पद पर रहते हैं और उनके बाद उनके स्थान पर कौन प्रधानमंत्री रहता है बिंदुसार के समय में, तो वो रहता है खल्लाटक। हम खल्लाटक के बारे में हम देखते हैं कि हमने हमारी पिछली कक्षा में पढ़ा था कि खल्लाटक किसके सपोर्टिंग थे, तो वो थे सुमीम। किसके? सुमीम के। अब सुमीम कौन था, तो वो था बिंदुसार का सबसे बड़ा पुत्र। बिंदुसार के 101 पुत्र थे। ठीक है, 16 रानियां थी और सुमीम क्या था, सबसे बड़ा पुत्र था। वो चाहता था कि बिंदुसार के बाद राजा कौन बने, तो वो चाहता था कि जो सुमीम है वो राजा बने और जो राधा गुप्त है वो चाहते थे कि अशोक राजा बने, क्योंकि अशोक ने पहले से ही अपनी जो काबिलियत है वो सबके सामने दर्शा दी थी। फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि जो अशोक है वो उसके शासनकाल में जो प्रधानमंत्री था वो कौन था, तो वो था राधा गुप्त। बिल्कुल, क्योंकि पहले भी राधा गुप्त ही चाहते थे कि बिंदुसार के बाद जो अगले जो राजा बने वो बने अशोक। ठीक है, इसलिए जो प्रधानमंत्री थे वो प्रधानमंत्री की पोस्ट पे कौन था, तो वो था राधा गुप्त। ठीक है फ्रेंड्स, सबको ध्यान रखना है। इसके बाद में हम देखते हैं दूसरे जो पद हैं वो पद कौन कौन से थे, तो सबसे पहले हम देखते हैं सेनापति, जो युद्ध विभाग का प्रमुख होता था। ठीक है, युद्ध विभाग का जो प्रमुख होता था वो कौन होता था, सेनापति। फिर उसके बाद में देखते हैं समाहर्ता। अब समाहर्ता इसका क्या कार्य होता था, तो ये इसका होता था कर निर्धारण करना, कर लेना, कर देना, मतलब कर एक तरीके से लेना देने का कार्य जो करता था वो कौन करता, वो कौन विभाग का जो अध्यक्ष कौन उसको संभालता था, तो वो संभालता था समाहर्ता। बजट तैयार करना कि कितने पैसों में कौन सा किस चीज़ के लिए कितने लगाने, तो वो सब जो भी जो लेखा जोखा जो कार्य करता था वो करता था समाहर्ता। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद देखते हैं वित्तीय वर्ष। अब फ्रेंड्स, अब हमारा जो एक साल है वो कितने दिन का होता है, तो वो होता है 365 दिन का। लेकिन उस समय में जो एक वर्ष होता था वो कितने होता था, तो 354 दिन का वर्ष होता था। मौर्य काल में जो वर्ष होता था वो होता था 354 दिन का। इसको आपको ध्यान रखना है, कभी कोई भी एग्जामिनर पूछ सकता है, क्योंकि अधिकतर बच्चे क्या करके आएंगे, 365 दिन करके आएंगे, जो वर्तमान में 365 दिन है। लेकिन मौर्य काल में जो मौर्य वंश था उस समय में वो लोग 354 दिन का एक वर्ष मानते थे। और जो वित्तीय वर्ष है हम कब से कब तक का मानते, तो मार्च से मार्च तक का मानते हैं, लेकिन उस समय आषाढ़ से आषाढ़ तक का वित्तीय वर्ष माना जाता था। ठीक है, एक तरीके से हम अप्रोक्सली मान ले तो जुलाई से जुलाई तक का। ठीक है, फिर उसके बाद जो व्यवहारिक, ये कौन होता था, तो ये होता था दीवानी कोर्ट का प्रमुख। ठीक है, ये कुछ पोस्टें हैं जो हमारी एग्ज़ाम में कभी कभार पूछी जाती है। वैसे तो आपको मेनली जो याद रखना है वो प्रधानमंत्री पुरोहित को तो एक तरीके से उसको रट्टा मार देना है, क्योंकि इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन जो दूसरे है इसको भी आपको एक बार ध्यान रखना है, क्योंकि कभी कभार हो सकता है कोई ऐसा एग्जामिनर आ जाए और आपको क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है, और उस समय में आप ना कर पाओ, जिससे आपके एग्जाम में नंबर छूट जाए, नंबर कट जाएंगे और कुछ नंबरों की वजह से आप अपने एग्ज़ाम में डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। इसलिए आपको क्या करना है, उसको आपको एक बार पढ़ना है, अपने दिमाग में रखना है उसको भी। ठीक है, फिर हम देखते हैं जो प्रतिष्ठा वो कौन होता था, तो फौजदारी कोर्ट का प्रमुख होता था। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ नाम और है जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन कभी कभार हो सकता है कोई एग्जामिनर पूछ ले। ठीक है, इसलिए उन नामों को भी एक बार हम देख लेते हैं। तो चलिए फिर अब हम सबसे पहले देखते हैं कि प्रतिष्ठा, अब प्रतिष्ठा का क्या कार्य करता था, तो ये कार्य करता था फौजदारी कोर्ट का प्रमुख था। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद देखते हैं हम दंडपाल। अब दंडपाल क्या करता था, तो ये सैन्य सामग्री जुटाता था। ठीक है, सैन्य सामग्री जो
सैनिकों के लिए जो युद्ध में काम आने वाली जो सामग्री थी उनको जुटाने का काम कौन करता था, तो वो करता था दंडपाल। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं दुर्गपाल। अब इसका नाम से ही पता चल रहा है, दुर्गपाल मतलब दुर्ग का प्रमुख अधिकारी। ठीक है, इसके नाम से ही हमको इसका कार्य का पता चल रहा है। फिर इसके बाद देखते हैं नगरक। अब इसके नाम से भी ही पता चल रहा है कि जो नगरक है इसका क्या कार्य होगा, तो नगर का प्रमुख अधिकारी कौन होता था, तो उसको कहते थे नगरक। अब हम देखते हैं आठवीं। अब आठवीं किसको कहा जाता है, जंगलों को कहा जाता है, वनों को कहा जाता है। ठीक है, तो जो वन विभाग का जो प्रमुख अधिकारी होता था उनको क्या कहा जाता था, उनको कहा जाता था आठविक। इसके बाद में कमांतिक। अब कमांतिक किसको कहते थे, तो औद्योगिक का प्रमुख। अब उस समय में जो औद्योगिक होते थे उसका जो प्रमुख होता था उसको क्या कहते थे, तो इसको कहते थे कमांतिक। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद देखते हैं हम देवारिक। अब देवारिक किसको कहते थे, तो ये राजमहल की जो देखरेख करने वाला जो व्यक्ति होता था उसको कहते थे देवारिक। इसके बाद देखिए अंतपाल। अब अंतपाल का क्या कार्य था, तो दुर्ग व मार्ग की सुरक्षा करना। ठीक है, दुर्ग जो महल होते थे उनकी और जो मार्ग है उनकी सुरक्षा करने का जो कार्य था वो कार्य कौन करता था, तो वो कार्य करता था अंतपाल। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए प्रशासता। अब प्रशासता का क्या कार्य था, तो इसका कार्य था राज्य के रिकॉर्ड को लेखाबद्ध करना। ठीक है, अब राज्य के जो रिकॉर्ड होते थे उनको लेखाबद्ध करने का जो कार्य कौन करता था, तो वो करता था प्रशासता। फिर अंतर्वर्षिक। ठीक है, अब अंतर्वर्षिक किसे कहा जाता था, इसका क्या कार्य था वो देखिए। तो अंतर्वर्षिक के जो सम्राट का जो अंगरक्षक की जो सेना होती थी उसका प्रमुख होता था, और राजमहल की जो सुरक्षा करने का कार्य भी किसका था, तो वो था अंतर्वर्षिक। ठीक है, अब जो सम्राट जो राजा का जो अंगरक्षक का सेना का जो प्रमुख है ऑफकोर्स वही जो राजा को जो राजमहल है उसकी सुरक्षा करने का कार्य भी कौन करेगा, तो वो भी कार्य कौन करेगा, अंतर्वर्षिक ही वह कार्य भी करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब आज तक की वीडियो में हमारा यहीं तक। अब आगे की हम हमारी अगली कक्षा में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक व शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और आगे से आगे वीडियो को शेयर करें जिससे कि इसका और लोग लाभ उठा सके। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद।